नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान ने ये साफ साफ दिखा दिया है कि वो बाहरी दबाव से डरने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मर्जी के बिना ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और युद्ध लंबा खिंच सकता है। लेकिन ईरान ने भी दुनिया को ये साफ मैसेज दे दिया कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही ईरान ने उनके 56 साल के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया है। रविवार को ईरान के शक्तिशाली मौलवियों की परिषद ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। मुज्तबा के बारे में खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो सालों से अपने पिता के सबसे करीबी सलाहकार और ताकतवर शख्सियत रहे हैं। ईरान के अंदर नेताओं का यह मानना है कि मुज्तबा का चुना जाना देश की एकता के लिए जरूरी था और मुज्तबा के चुने जाने के बाद ईरान की सड़कों पर भी जश्न का माहौल दिखा। लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि मुज्तबा खामनेई उनके हिसाब से कबूल करने लायक विकल्प नहीं है। कल ही ट्रंप ने कहा था कि अगर वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना ईरान नया नेता चुनता है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। उधर इजराइल की सेना ने भी कहा कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे निशाना बनाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ईरान ने इन सभी बातों को सख्ती से ठुकरा दिया। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि ईरान का फैसला ईरान की जनता करेगी, कोई बाहरी ताकत नहीं करेगी। और उन्होंने तंज कसते हुए यह भी लिख दिया कि हमारे देश का भविष्य जेफरी एप्स्टीन गैंग तय नहीं करेगा। तो वो मान कहां रहे? वो मान कहां रहे? घुटनों पे तो ला दिया ट्रंप को। अमेरिका को अपनी हैसियत का पता चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। ईरान के अंदर तो खुले प्रेस जा रही है, नुकसान का पता चल रहा है, लेकिन तेल अवीव के लिए जो वीडियोज आ रही हैं छुप छुप कर ही आ रही हैं, तो खंडर खंडर जो तेल अवीव को कर दिया, जो उन्होंने गाजा में हाल किया था उसने ईरान ने तेल अवीव में कर दिया। युद्ध कभी बेहतर नहीं होता, लेकिन ये युद्ध अपराधी हैं दोनों, ट्रंप भी और नेतन्याहू भी। इन्होंने हमला किया जाकर के। ईरान तो रिटेलिएट कर रहा है, ईरान तो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। वहां के लोगों ने तो सर पर कफन बांध लिया। ये रिजीम चेंज करने चले थे, लाखों लोग सड़क पर हैं वहां। ये तो रिजीम चेंज करने चले थे। सारे अरब ममालिक ने उसके साथ बात कर ली, जो कि अमेरिका तो सबसे बड़ा डरपोक साबित हुआ। जब सुरक्षा देने का नाम आया, उनके अपने अड्डे बनाए थे, और जब सुरक्षा देने का नाम आया तो भाग गया। ना वहां पैट्रियट बचा, ना थार्ड बचा, सारी चीजें उड़ा दी उन्होंने। छोटे छोटे ड्रोन बनाए उन्होंने, उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर नहीं पा रहा अमेरिका। छोटे छोटे ड्रोन है, उन्हें एक ड्रोन की कॉस्ट आती है 20 से 30 लाख रुपए, उसको उड़ाने की कॉस्ट आ रही है 27 करोड़ रुपए। तो हालात देखिए ना कि ईरान ने कहां खड़ा कर दिया। अब तक का जो अनुमानित खर्च है वो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया अमेरिका का। तो ये जो युद्ध में धकेलने की वाली चीजें हैं, ये बहुत खराब है। कह रहा है कि ईरान को जो है सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो क्योंकि उसकी मिलिट्री और जो सारा कुछ। भैया तेरे पे कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ हो नहीं रहा ना। रोज बता देता है मैंने कर दिया। वो लाए थे अपना अब्राहम लिंकन, वो भी चला गया बेचारा, उसके ऊपर मिसाइल ईरान ने मारी, वो भी 1000 किलोमीटर दूर भाग गया। तो ईरान ने तो सबक सिखा रखा। ईरान से तो हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने दम के ऊपर वो झुका नहीं, डरा नहीं, दबा नहीं। उसने कहा लड़ूंगा, मैं अपने अस्तित्व के लिए लड़ूंगा। हम अमेरिका के सामने घुटनों पर आए जा रहे। इस युद्ध के बाद जिस तरह की स्थिति हो रही है, लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। कल आपने देखा होगा 60 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया। अभी आप देखिए ये युद्ध जो है, इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नासमझी के कारण भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो फैसला उन्होंने किया है वो भारत की विदेश नीति और कूटनीति किसी सूरत में अलाउड नहीं करती थी।
वहीं मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसके बाद जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रविवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। इससे पहले 2022 में कच्चा तेल $100 के पार निकल गया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर भी खामनेई की मौत के बाद कई जगहों पर जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत पर एक ताजा प्रोग्राम हुआ था और इसमें कई लोगों ने शिरकत की थी। वहां आए मेहमानों ने क्या कुछ कहा था, जरा उन्हें सुनिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामनेई साहब का निधन हुआ है, उसके बाद से लगातार पूरे विश्व में मांग चल रही है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं इसे भी रोका जाए और जगह जगह पर प्रेयर मीटिंग की जा रही है। ऐसे में इस मौके पर हम मौजूद हैं, हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि दुनिया आपने कहा कि कह रहा है कि इसको रोको, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है वो अपना अफसोस जता रहा है। मात्र हिंदुस्तान ने ये नहीं कहा है अपने राष्ट्रपति के मुंह से या अपने प्रधानमंत्री के मुंह से कि हमें भी बहुत दुख है कि इस किस्म का कत्ल हो रहा है जिसके जिम्मेवार हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, और बजाय अफसोस जताने का मोदी जी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनसे बढ़े हुए गैस और के हमले जो है वो ईरान के ऊपर रुक नहीं रहे हैं। भारत से भी जो एक ईरान का शिप वापस जा रहा था जो निहत्था था, इस पर हथियार नहीं थे, उसको भी अमेरिका ने हमला करके उसको भी बिल्कुल पूरी तरीके से इसको नाबूद कर दिया। क्या कहेंगे ऐसे मौके पर अमेरिका और इसराइल के लिए क्या जवाब है? हमारा समझना ये है कि अमेरिका और इसराइल अब एक ग्लोबल पीस के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। इसलिए दुनिया भर के तमाम कंट्रीज़ को, इंडिया को, चाइना को, रशिया को, जर्मनी को, अरब कंट्रीज़ को, सब मिलकर अमेरिका और इसराइल की ये जो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, और थोड़े दिनों पहले वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया था, अब ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, तो ये एक किस्म की गुंडागर्दी है। तो वो गुंडागर्दी आज वेनेजुएला में हुई, ईरान में हुई और किसी मुल्क में भी हो सकती है। तो ये एक आलमी अमन के लिए ख़तरा है, हम ऐसा समझते हैं, तो उनको लगाम लगाना चाहिए। थैंक यू सर। और अमेरिका के हमले में जिस प्रकार से खामनेई साहब का निधन हुआ है उसके बाद भी लगातार ईरान पर हमले रुक नहीं रहे हैं और भारत के लिए भी अब देखिए, क्योंकि तेल की समस्या बनती जा रही है, गैस के सिलेंडर्स महंगे कर दिए जा रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे युद्ध को एनालाइज करते हैं? देखिए, ये युद्ध तो थोपा हुआ युद्ध है। अमेरिका और इसराइल सारी दुनिया में मुख्तलिफ बहानों से युद्ध थोप रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला में जिस तरीके से किया गया वो एक गैर कानूनी तरीक़ा, गुंडों वाला तरीक़ा है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग एक अरसे से जारी है, कई साल हो गए, जैसे यमन के ज़रिए एक जंग मुस्तकिल जारी है, जैसे सूडान में और दूसरे अब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के दौलत लूटने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबसे बड़ा उनको लगता है कि ईरान पर हमला करें तो पूरा वेस्ट एशिया और साथ में साउथ एशिया उससे मुतासिर होगा। और ये देख लिया, एक हफ्ते के अंदर प्राइस राइज सारी दुनिया में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो सारी दुनिया के आम लोग जो हैं, वो छोटे तबके के लोग, बिल्कुल जो जनरल जनता है, वो इससे त्रस्त हो रही है और ये अमेरिका कर रहा है। तो ये एक आलमी गुंडागर्दी है, इसे रुकना चाहिए। सर, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भारत सरकार की जो चुप्पी है, प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल तो खड़े होते हैं। अभी 3 साल पहले इसी ईरान के सदर हसन रूहानी साहब की जब शहादत हुई थी एक प्लेन क्रैश में, उस वक्त भी हमारा यहाँ से एक कॉन्डोलेंस मैसेज गया था सरकार की तरफ से। तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अब ऐसा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि एक कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आता है तो हमें तकलीफ होती है, इतना बड़ा नेता दुनिया का जिसे आधी से ज़्यादा दुनिया आस्था रखती है, उस पर आप चुप रहेंगे तो सवाल तो किए जाएंगे। काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रधान
लगातार हम देख रहे हैं कि हमले उनके रुक नहीं रहे बल्कि और तेज हो गए हैं, और ऐसे में पूरा विश्व जो है उसको कहीं ना कहीं संघर्षशील होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम लोग इंसानियत के लिए जीते हैं, सारी दुनिया इंसानियत के लिए जीती है, यही सभी का पैगाम है। और उसको अगर इस तरीके से बर्दाश्त करेंगे लोग, और अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी, और खास तौर से माफ करना बुद्धिजीवी लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कोई देश नहीं बोल रहा है, कोई समूह नहीं बोल रहा है, कोई कम्युनिटी नहीं बोल रही है, तो कैसे ये चलेगा मामला? ये गुंडागर्दी देश की जनता, विश्व की जनता सहेगी नहीं। ये अंदर से इंसानियत के खून में एक अलग से जीन्स हुआ करती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे विश्व के लोग अपने आप बाहर आएंगे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन माफ करना, बुद्धिजीवियों का इस वक्त एक तरीके से इम्तिहान है कि वो बोलेंगे, कब बोलेंगे और कितना बोलेंगे। सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल कंट्रीज का नहीं है, सवाल कम्युनिटी का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है और गुंडागर्दी हो रही है, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत का विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के कोई भी स्टैंड ना लेने पर सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, अब वो राजनीति आ गई। देखो, माफ करना, राजनीति हमको करनी नहीं है। सरकार सक्षम होती है, सरकार को क्या करना है, कब करना है, वो सरकार का विषय है। हम इंसानियत के पक्ष में खड़े हैं, ये हमारा सबसे पहला फर्ज है। तो बहरहाल ईरान से जुड़ी इस खबर पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।